एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और सबकी नीट की तैयारी चल रही है मस्त। तो मैं लेकर आई हूं आज नीट फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने हैंड पिक किया है फ्रॉम ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो यानी कि ये उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो दिस इज नॉट जस्ट वन वीडियो, इस तरह के MCQ वाले वीडियोस काफी सारे आने वाले हैं एक के बाद एक। ठीक है, तो साथ ही रहिएगा। एंड फॉर दिस वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 22. A current of 2 ampere flows through a 2 ohm resistor when connected across a battery. ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टर है जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि बैटरी का EMF है E और ये 2 ओम का रेजिस्टर है। तो इस केस में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज 2 एम्पियर। ये हमारा केस 1 है। The same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across a 9 ohm resistor. तो केस 2 में हमने उसी बैटरी को लिया है तो उसका EMF तो वही रहेगा, बट इस टाइम जो रेजिस्टेंस है वो 9 ohms है। तो इसीलिए जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 0.5 एम्पियर। तो हमें निकालना क्या है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो केस 1 में पूरे सर्किट में नेट EMF इज E विच इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग दैट इज 2 एम्पियर इंटू R। R क्या हो जाएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। लेट्स से द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज स्मॉल r। तो ये हमारा पहले सर्किट का इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरे केस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों ही इक्वेशन EMF का वैल्यू दे रहा है। तो चूंकि सेल सेम ही यूज हो रहा है तो उसकी EMF की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 इंटू 2 प्लस R इज इक्वल टू 0.5 इंटू 9 प्लस R, यानी कि 4 प्लस 2R इज इक्वल टू 4.5 प्लस 0.5R, या फिर 2R माइनस 0.5R इज इक्वल टू 4.5 माइनस 4। तो इसको हम कह सकते हैं 1.5R इज इक्वल टू 0.5, या फिर R इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 विच इज इक्वल टू 1/3 ohms। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा बैटरी का वो होगा 1/3 ohms। क्वेश्चन नंबर 23. The mean free path of electrons in a metal is 4 into 10 to the power minus 8 meters. The electric field which can give on an average 2 electron volt energy to an electron in the metal will be in unit of volt per meter. ठीक है, तो इस केस में मीन फ्री पाथ दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? ये होता है वो एवरेज डिस्टेंस जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। जैसे जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है वो दूसरे आयन्स के साथ कोलाइड करता है, तो किसी भी दो कोलिजन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एनर्जी भी दिया हुआ है। तो एनर्जी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। तो इतना जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो अब हमें पता है कि एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? सो EV इज बेसिकली इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। सो देयरफॉर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स डिवाइडेड बाई E। E क्या है? E की वैल्यू भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो V की वैल्यू हो जाएगी 2 वोल्ट्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है?
चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, राइट, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो E हो जाएगा V/R यानी कि 2 volts डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁻8। सो दिस इज इक्वल टू 0.5 × 10⁸ या फिर 5 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। इतना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Question number 24. See the electrical circuit shown in this figure. Which of the following equations is a correct equation for it? तो इस केस में हमें ये बताने के लिए कि इनमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सा है, हमें बस एक ही चीज़ करना है, हमें चुपचाप किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करना है। और इसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि आपको ठीक से पता होना चाहिए कि भाई किरचॉफ्स लूप लॉ लगता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्किट 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि ऊपर का छोटा वाला सर्किट है, इसको कंसिडर करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि हमको एक डायरेक्शन एज्यूम करना होता है। तो लेट अस एज्यूम दिस डायरेक्शन। ठीक है, हमने कर लिया एज्यूम। अब इस सर्किट में ईएमएफ्स क्या क्या है? E1 ही है, एक ही ईएमएफ है इस छोटे से सर्किट में। ठीक है, E1 का क्या होगा, प्लस होगा या माइनस? अगर हम एज्यूम डायरेक्शन को देखें तो वो सेल को पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो यानी कि E1 हमारा पॉजिटिव होगा। और दिस विल बी इक्वल टू कितने रेजिस्टेंसेस हैं इस सर्किट में? एक तो कैपिटल R है और एक स्मॉल r1 है। और कैपिटल R से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो एक तो हो जाएगा I1 कैपिटल R और दूसरा क्या हो जाएगा? स्मॉल r1 से कितना करंट फ्लो कर रहा है? स्मॉल r1 से I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा I1 R1। तो क्या आप बता सकते हैं कि मैंने ये करेक्ट लिखा है कि नहीं? इसमें मैंने एक चीज गलत लिखा है, यहां से I1 करंट आ रहा है लेकिन यहां से I2 करंट भी तो आ रहा है, मतलब यहाँ पे I2 करंट आ रहा है। तो इस पॉइंट पे ये I1 और ये I2 दोनों साथ में जुड़ जा रहा है, तो बेसिकली R से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1 प्लस I2, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे R के साथ क्या होगा? I1 प्लस I2 इतना करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल R के अक्रॉस। अब हमें इनमें साइंस लगाने हैं। तो अगर आप करंट का डायरेक्शन देखें, I1 प्लस I2 इस डायरेक्शन में है और हमारा एज्यूम डायरेक्शन भी यही है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब I1 R1 का डायरेक्शन देखिए, I1 R1 में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है और हमारा एज्यूम डायरेक्शन भी यही है, राइट, क्योंकि एज्यूम डायरेक्शन भी तो ऐसे है ना, करेक्ट, तो वो भी सेम डायरेक्शन है, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं E1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा इक्वेशन है यहाँ पे? ये हमारा पहला इक्वेशन था, तो यानी कि पहला इक्वेशन ही करेक्ट इक्वेशन है। तो अब अगर पहला वाला करेक्ट नहीं भी होता तो हम ये सेम चीज सर्किट 2 के लिए ट्राई करते, सेम चीज बड़े वाले लूप के लिए ट्राई करते, राइट, और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 25। A wire of resistance 12 ohms per meter is bent to form a complete circle of radius 10 centimeters. The resistance between its diametrically opposite points A and B as shown in the figure is। तो A और B के बीच में हमें नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, राइट। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? उसके लिए हमें टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा इस सर्कल का। तो इस सर्कल का जो टोटल लेंथ हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि 2 पाई r, यानी कि 2 पाई इंटू R। रेडियस यहाँ पे कितना है? 10 सेंटीमीटर्स। तो 10 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2 पाई मीटर्स। ये टोटल सरकमफेरेंस है। देयरफॉर पूरा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, इस पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 ohms पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, क्योंकि सरकमफेरेंस क्या होता है? ये सर्कल का पूरा लेंथ होता है। तो ये हो जाएगा 2.4 पाई मीटर्स, 2.4 पाई ओम्स। ठीक है, तो ये हमारा इस पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट्स A और B के बीच में। तो A और B, चूंकि ये A और B को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये डायमीटर बनेगा, यानी कि इस साइड का जो लेंथ है आर्क का और इस साइड का जो आर्क का लेंथ है वो बराबर है। अब पूरा का लेंथ तो 2.4 पाई है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा?
1.2 पाई और 1.2 पाई। तो अगर इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन देखेंगे, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस इस तरफ है 1.2 पाई ओम्स का, एक रेजिस्टेंस इस तरफ है 1.2 पाई ओम्स का। तो इसलिए अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1.2 पाई प्लस 1/1.2 पाई, ये हो जाएगा, यानी कि 2/1.2 पाई। तो हम R इक्विवेलेंट को क्या कह सकते हैं, 1.2 पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.6 पाई ओम्स। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। Question number 26. In the circuit shown, the current through the 4 ohm resistor is 1 ampere when the points P and M are connected to a DC voltage source. तो ये जो 4 ohm का रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे लिए ये 4 ohm रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना बहुत ईजी है। पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना हो जाएगा, I इंटू आर। I कितना है 1 एम्पियर, R कितना है 4 ओम्स, यानी कि 4 वोल्ट्स जो है ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 4 ओम का रेजिस्टर। अब हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड M। P और M के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, सॉरी, P और M के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना है, निकालना है M और N के बीच का, दैट इज M और N, ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अभी हमने ये पॉइंट के बीच का निकाल लिया है। 4 ओम के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, 4 ओम्स। तो 3 ओम्स के अक्रॉस कितना होगा, 4 ओम्स और 3 ओम्स तो पैरेलल में ही है, तो 3 ओम्स के अक्रॉस भी 4 वोल्ट्स ही होगा। पॉइंट्स P और M के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसके बीच में भी 4 ओम्स ही होगा, राइट, क्योंकि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे भी वही पोटेंशियल है, उसी तरह इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे भी वही पोटेंशियल है, राइट। तो पॉइंट्स P और M के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 4 ओम्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू AB है, ये इस पॉइंट को हम A कहते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं B। ठीक है, तो AB के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करता है हम ये निकालते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का निकालना है, M और N। तो M और N के बीच में एक ही रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब अगर हमें पता चल जाता है कि इस 1 ओम रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो I इंटू आर से हम आराम से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये AB के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो फिर करंट फ्लोइंग थ्रू AB कितना हो जाएगा, V/R। ठीक है ना, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे P और M के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट्स, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 वोल्ट्स ही होगा। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, A और B के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 0.5 और 0.5, ये दोनों तो पैरेलल में है, तो इन दोनों का 1/R पैरेलल विल बी इक्वल टू 1/0.5 प्लस 1.055, यानी कि 2/0.5। तो R पैरेलल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 ओम्स, ये R पैरेलल है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R पैरेलल प्लस 1 ओम, क्योंकि R पैरेलल और 1 ओम तो सीरीज में है, तो यानी कि 0.25 प्लस 1, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 1.25, इसको हम लिख सकते हैं 16/5 एम्पियर। इतना हो जाएगा करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू AB। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स M और N के बीच की, बिटवीन N एंड M। अब क्या हो गया है, करंट कितना फ्लो करता है 16/5 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा I इंटू आर, दैट इज इक्वल टू 16/5 इंटू 1 ओम which is equal to 16/5 volts, that is 3.2 volts। ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N। तो सर्किट को एक बार अगर आप समझ गए सर्किट का अरेंजमेंट, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 27,
A cell has an EMF 1.5 volts. When connected across an external resistance of 2 ohms, the terminal potential difference falls to 1.4 volts. तो यहाँ पे एक सेल है और हम एज्यूम करते हैं कि सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है. इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इस तरह से, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ohms का. ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि जब सेल का जो EMF की जो वैल्यू है वो तो है 1.5 वोल्ट्स, लेकिन जैसे ही हमने ये एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर दिया है तो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, बिकॉज ऑफ विच जो EMF है वो ड्रॉप कर गया है. तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में वो क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, EMF से सब्ट्रैक्ट कर दो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल है I इंटू R. ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट, जो EMF है वो है 1.5 वोल्ट्स माइनस I इंटू स्मॉल r. अब करंट हम कैसे निकालें कि इस सेल के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट उतना ही फ्लो करेगा जितना करंट ये 2 ओम के रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है. तो इस 2 ओम के रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, सो करंट फ्लोइंग विल बी इक्वल टू V बाई कैपिटल R. तो V यहाँ पे 2 वोल्ट्स है और कैपिटल R भी 2 है, V यहाँ पे 1 वोल्ट है, सॉरी, तो 1/2 है, यानी कि करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर. तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, करंट की जगह हम 0.5 डाल देंगे. तो अब हम R की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. तो 0.5 R इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, और R इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो स्मॉल r इज इक्वल टू 1 ओम. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू 1 ओम. Question number 28. In meter bridge, the balancing length from left is found to be 20 centimeters when standard resistance of 1 ohm is in the right gap. मीटर ब्रिज में क्या होता है, एक वायर होती है, स्ट्रेट वायर होती है जो 1 मीटर होती है लेंथ में, यानी कि इसका जो पूरा लेंथ होता है टोटल दैट इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर. ठीक है, और जो 2 गैप्स होती हैं जहाँ पे हम रेजिस्टेंसेस डालते हैं, तो लेफ्ट साइड वाले गैप का तो पता नहीं है रेजिस्टेंस का वैल्यू, लेकिन जो राइट साइड वाला गैप है उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम. ठीक है, तो लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस अभी अननोन है जो कि हमें निकालना है. अच्छा, जो बैलेंसिंग लेंथ है वो लेफ्ट से उसका डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर्स, मतलब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से 20 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट है. ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर्स, और बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे है, मतलब अगर हम ऐसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं तो यही वो पॉइंट है जिस समय गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है. नाउ ऑब्वियस सा बात है कि अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये बाकी की लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर्स. ठीक है, और अब अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाएं कि भाई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है R/1 इज इक्वल टू 20/80, राइट. तो R/1 विल बी इक्वल टू 20/80, या फिर R इज इक्वल टू 20/80 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 1/4, दैट इज 0.25 ohms. Question number 29. The current I in the given circuit is, यहाँ पे जो करंट I है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओवरऑल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता है, दैट इज 4.8 वोल्ट्स. अब ओवरऑल सर्किट का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो हम करंट इजीली निकाल सकते हैं. करंट क्या हो जाएगा, 4.8 वोल्ट्स, दैट इज V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट. तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालते हैं. अगर इस सर्किट को हम गौर करें तो हमें जो R इक्विवेलेंट निकालना है वो पॉइंट A और B के बीच में निकालना है. तो पॉइंट A और B के बीच में RB और RC जो है वो सीरीज में लगा हुआ है, क्योंकि पॉइंट B से ये स्टार्ट हुआ है. मतलब इसको अगर सिंप्लीफाइड तरीके से देखोगे तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इनके बीच में ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम्स का, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस है RB और फिर उसी से कनेक्टेड है RC, और फिर वो A को कनेक्ट हो रहा है, यानी कि RB और RC सीरीज में है
और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन आर ए के साथ पैरेलल में है, राइट। तो आर बी और आर सी सीरीज में है, तो आर सीरीज विल बी इक्वल टू आर बी प्लस आर सी, यानी कि 6 + 6 दैट इज 12 ओम्स। और ये 12 ओम्स जो है वो आर ए के साथ पैरेलल में है, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/RA, क्योंकि आर ए और आर सीरीज ये दोनों पैरेलल में है। ये हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/3, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 + 4 दैट इज 5/12। तो हम कह सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 12/5 ओम्स। अब हम करंट की वैल्यू निकालते हैं, 4.8 डिवाइडेड बाई 12/5, तो ये हो जाएगा 4.8 × 5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 12 × 0.4, दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। तो 2 एम्पियर्स इज द करंट जो इस सर्किट से फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, from the graph between current and voltage shown in the figure, identify the portion corresponding to negative resistance। तो ये जो ग्राफ है वो VI ग्राफ है, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है। अगर आप जल्दी से ओम्स लॉ को याद करें तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V = IR या फिर R = V/I। और अगर हम ओम्स लॉ को ग्राफिकली प्लॉट करें तो जो स्लोप ऑफ द लाइन होगा वो हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। रेजिस्टेंस पॉजिटिव तभी तक रहेगा जब तक जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही करंट के बढ़ने से वोल्टेज डिक्रीज करे या वोल्टेज के बढ़ने से करंट डिक्रीज करे तो रेजिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप पूरे इस ग्राफ को एनालाइज करें, पॉइंट ए से लेकर के बी तक जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे I की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो A B वो पोर्शन नहीं है। अब B C को देखें तो यहाँ पे भी जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब C to D देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन जो करंट की वैल्यू है पहले यहाँ पे थी उसके बाद यहाँ पे हो गई, तो मतलब करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि C D ही वो पोर्शन है जहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, 2 wires of the same metal have same length but their cross sections are in the ratio 3:1। तो इस केस में हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये हमारा वायर 1 है, तो यहाँ पे 2 वायर्स हैं, राइट, एक वायर 1 एक वायर 2, ठीक है। तो वायर 1 का जो लेंथ है वो दोनों का सेम है, दोनों का ही लेंथ L है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन है वो उसका रेशियो क्या है, 3:1, यानी कि अगर वायर 1 का क्रॉस सेक्शन 3A है तो वायर 2 का क्रॉस सेक्शन A है, तभी तो इनका रेशियो 3:1 है, ठीक है। अब इनको हमने सीरीज में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओम्स। थिकर वायर कौन सा होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम्स। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालना है, मतलब कुछ ऐसा है कि ये एक वायर है जो कि थिक वायर है और इसी के साथ सीरीज में हमने एक थिन वायर को लगा दिया है, दोनों का लेंथ बराबर है लेकिन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है। अब हमको इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना है, तो पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें दोनों वायर का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो R2 तो अभी हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें R2 निकालना पड़ेगा। तो अब हमें क्या पता है कि R = ρL/A, यानी कि R जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ तो एनीवेज यहाँ पे दोनों वायर का सेम ही है, तो हम क्या लिखेंगे, R1/R2 = A2/A1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो A2 कितना है, A, और A1 कितना है, 3A, तो ये हो जाएगा 1/3। तो R1/R2 हो जाएगा 1/3। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 3 × R1, दैट इज 3 × 10, दैट इज इक्वल टू 30 ओम्स। तो R2 की वैल्यू 30 ओम्स हो गई। तो अब दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का वो हो जाएगा R1 + R2। तो R1 कितना था, R1 था 10 ओम्स और R2 है 30 ओम्स, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 40 ओम्स। तो नेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बन जाएगा 40 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 32,
Two batteries of EMF 4 volts and 8 volts with internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in a circuit with a resistance of 9 ohm as shown in the figure. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो सेल्स हैं, दोनों का EMF दिया हुआ है 4 वोल्ट्स और 8 वोल्ट्स. तो अब अगर हमें इस पूरे सर्किट का नेट EMF निकालना हो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ दीज टू. क्यों? क्योंकि दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल हमने साथ में जोड़ा हुआ है. याद है मैंने बताया था कि जब भी सेल्स को हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो है सम ऑफ द EMFs होता है. लेकिन अगर हम सेल्स को इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि उनके नेगेटिव टर्मिनल्स साथ में कनेक्टेड हो या फिर उनके पॉजिटिव टर्मिनल्स साथ में कनेक्टेड हो, तो उस केस में प्लस की जगह हम उनको माइनस करते हैं. तो इस केस में डिफरेंस ऑफ द टू EMFs हो जाएगा, तो 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स. तो 4 वोल्ट्स हो जाएगा हमारा नेट EMF ऑफ दिस सर्किट. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q. P और Q के बीच का करंट भी निकालना है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है. तो सबसे पहले तो हम पूरे सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो निकालते हैं, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगा वही करंट P Q के बीच में भी फ्लो करेगा. तो पूरे सर्किट के लिए करंट विल बी इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय नेट EMF ऑफ द सर्किट बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये कैपिटल R, और ये सभी कुछ जो है वो सीरीज में ही है. करेक्ट, एक तरह से हम बोल सकते हैं. तो ये हो जाएगा R1 + R2 + कैपिटल R. E है 4 वोल्ट्स, R1 है 1 ओम, R2 है 2 ओम और कैपिटल R है 9 ओम. तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर. तो इतना करंट फ्लो करेगा P और Q के बीच में. और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा P और Q के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो P और Q के बीच में होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R विल बी इक्वल टू I इंटू R. I कितना है 1/3 एम्पियर और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 9 ओम्स. तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट्स. तो 1/3 एम्पियर और 3 वोल्ट्स यही हो जाएगा करेक्ट आंसर. मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा. सिर्फ वीडियो देखने से नहीं चलेगा, इसके बाद खुद को करना पड़ेगा प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस करते रहो. ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड आई एम श्योर यू विल नेल इट. ठीक है, तो मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.